विराम चिन्ह। यहाँ पर विराम चिन्ह के नाम और उनके चिन्ह दिखाए गए हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। दूसरे भी नाम हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। उसमें से पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, यानी कि जब हम वाक्य बोलते हैं वह वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में उस चिन्ह को लगाया जाता है। जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम जा दोस्त मोहन है, यहाँ पे का आना चाहिए था, राम का दोस्त मोहन है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये देखो, यह सब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब दूसरा है अल्प विराम, उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कोमा। जहाँ पे वाक्य बोलते हुए हमें थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अब उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। यह उसके उदाहरण है। अब तीसरा आया उपविराम यानी कोलन। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे, हम लोग उनके उदाहरण देखेंगे। कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उदाहरण, राम खाना खाता है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। कोलन का चिन्ह हमें लाल रंग से दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। अभी हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। ऐसे जो शब्द रहते हैं उसके पहले विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि देखो, अभी हम वाक्य पढ़ेंगे। हाय, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। यहाँ हम लोग हम विराम चिन्ह के साथ में हम उसके कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं। अब देखेंगे आगे अर्धविराम यानी सेमीकोलन। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात
एक वाक्य का वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्य का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब उसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। सूर्यास्त हो गया। लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। अब 6 नंबर पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा ही। प्रश्नवाचक चिन्हों को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उसके हम लोग उदाहरण देखेंगे। वह क्या खा रहा है? दूसरा प्रश्न, राम बाजार से क्या लेकर आया? सीता के पिता का नाम क्या था? शिव कौन थे? इस प्रकार हम लोग साथ में उदाहरण भी देख रहे हैं। अब 7 नंबर पर है योजक चिन्ह हाइफेन। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। उसके उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। वहाँ राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। जैसे हम लोग जैसे जोड़ शब्द कहते हैं, साथ में आते थे खाना पीना, सोना उठना, ये सब उदाहरण है। अब आगे देखेंगे कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। वाक्य के बीच में आए शब्दों तथा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। अब उसके हम उदाहरण देखेंगे। अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से। दूसरा उदाहरण देखेंगे। विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए, ठहर जा। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ शब्द है वो हमें बोलना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रोध में क्या कहा उससे उसका भाव हमें समझ में आता है। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। इसी प्रकार हम लोग गणित में भी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर पर है पदलोप चिन्ह यानी ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण हम देखेंगे अभी। राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा पर मैं अवश्य घर चलूंगा डैश पर तुम्हारे साथ। इस तरह से वहाँ पे चिन्ह लगाकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया है। अब 10 नंबर पर है अवतरण चिन्ह यानी उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा,
जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह के वाक्य हम लोग हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने किससे कहा। जैसे सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यह वाक्य किसने कहा? तब हम लिखते हैं यह वाक्य राम ने कहा। अब 11 नंबर पर है रेखांकन यानी अंडरलाइन, मतलब रेखा खींचना। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण अब हम देखेंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। देखो यमुना नदी के नीचे हम लोगों ने रेखा खींची हुई है। आगे, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश किया। क्या किस पर हमें रेखांकन का चिन्ह लगाया गया है? बरगद पर। ठीक है, इस तरह हमें पहचानना है। अब 12 नंबर पर है लाघव चिन्ह या एब्रेविएशन साइन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य यानी लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उस शून्य को ही हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं। अब हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे। डॉक्टर के लिए डाक लिखते हम लोग लाघव चिन्ह लगाते हैं। पंडित के लिए प लिखकर उसके ऊपर लाघव चिन्ह, बाजू में लाघव चिन्ह लगाते हैं। इंजीनियर के लिए इंजी लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह, इस तरह प्रयोग किया जाता है। अब 13 नंबर पर है विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि के देने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। आम्र के निम्न फायदे हैं। एक, फिर उसके बाद में हम लोग आम्र के फायदे लिखते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। 14 नंबर पर है विस्मरण चिन्ह यानी त्रुटि पूरक चिन्ह, ऑब्लिवेशन साइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम उसके उदाहरण देखेंगे। पढ़ चुके हैं। 15 नंबर पर देखेंगे हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। अब हम उसके उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ जनवरी फरवरी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सेविंग $100, $80, उसके नीचे भी वापस $80 है। तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है ताकि हमें वाक्य का उपयोग हमें दोबारा न करना पड़े। ठीक है, अब आगे देखेंगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह।
जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम उसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण एस, फिर कुछ लाइनें खींची हुई है, फिर वापस एस लिखा हुआ है, फिर वापस लिखा गया है। तो यहाँ पे 16 मात्राएं खड़ी पाई को एक मात्रा तथा एस को 2 मात्रा माना जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह यानी इक्विवेलेंस चिन्ह, इंडिकेटर सिंबल। वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे। अच्छाई बराबर बुराई, आ बा, 5 और 5 बराबर 10। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 3 बराबर 6। इस प्रकार 18 नंबर पर है अभी निर्देशक चिन्ह यानी डेस। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि। इसी प्रकार आज हम लोगों ने 18 प्रकार के विराम चिन्हों देखे। थैंक यू।